92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। ये बात मेरे बचपन की है, वही बचपन जो अब मेरा नहीं रहा, वक्त का हो गया है। मेरी उम्र तब शायद 6 साल की थी, यानी कि ये बात करीब 20 साल पुरानी तो है ही। हर साल की तरह उस साल भी हम एक दिन के लिए मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर दिव्यागार नाम के उस समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। पता नहीं क्या था उस गांव में ऐसा कि मम्मी पापा हर बार मुझे उस गांव में लेके जाया करते थे। साल में कम से कम एक बार हम उस गांव में जरूर जाते और वो वक्त मुझको अपने बचपन का सबसे खूबसूरत वक्त लगता। गेटवे ऑफ इंडिया से पहले मांडवा नाम के उस सुदूर द्वीप तक फेरी मिलती थी। मांडवा यानी मुंबई से यही कोई 45 मिनट की समुद्री दूरी पे बसा एक शांत सा द्वीप। फेरी पे चुनिंदा लोग ही होते थे। जैसे ही मेरे छोटे से कदम उस फेरी में पड़ते, मुझको लगता कि मैंने अपनी दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में कदम रख लिया हो। फेरी में बैठने के कुछ देर बाद एक झटके के साथ इंजन की आवाज आती, कर 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 कर, और उसके बाद फेरी समंदर में आगे बढ़ने लगती। मैं जब अपनी आंखों के सामने गेटवे ऑफ इंडिया के इस खूबसूरत गेट को धीरे धीरे छोटा और छोटा होते देखता तो मुझे लगता कि कोई जादू हो रहा है। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने की दुनिया और बड़ी होती जाती और उस दुनिया की चीजें छोटी और छोटी होती चली जाती। ऐसा लगता जैसे समंदर धीरे धीरे पूरी दुनिया की जगह ले रहा है, ठीक वैसे जैसे अब उम्र ने मेरे बचपन की जगह ले ली है। लहरों को चीरती हुई फेरी बीच बीच में डगमगाने लगती। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते, एक डर सा लगता। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता। आंखें खुलती तो मुझको अपने ठीक ऊपर 2 आंखें दिखाई देती। मैं अपने मुस्कुराते हुए पापा की गोद में इत्मीनान से बैठा अपनी नींद से जाग जाता और फेरी अब भी मुझे दूसरी दुनिया के किसी दूसरे छोर तक छोड़ आने को उतावली लहरों को चीर कर बढ़ती जाती। कभी कभी आश्चर्य होता है कि बचपन की यादें अपने उसी रहस्यमय से रूप में कैसे जिंदा हैं। वो यादें इतनी ताजा हैं कि आज भी उस गांव की तरफ जाना दूसरी दुनिया में जाने की तरह ही लगता है। उस दूसरी दुनिया में हम एक ऐसे आदमी से मिलने जाते जिससे मेरे मम्मी पापा का क्या रिश्ता था, ये कई सालों तक मेरे लिए एक पहेली बना रहा। मुझे बहुत सालों बाद ये बताया गया कि वो आदमी हमारा दूर का रिश्तेदार था जिसने मेरे अनाथ पापा को उनके बचपन में पाल पोस के बड़ा किया था। बाद में जब पापा अपने पैरों पे खड़े हुए तो उन्होंने कई बार उसको मुंबई आने को कहा, पर उसे वो दूसरी दुनिया इतनी पसंद थी कि उसने पापा की बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया। फकीर सी जिंदगी जीने का शौकीन एक फक्कर सा आदमी था वो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपने बचपन की यादों के उस गांव में जा रहा है जो उसको परियों की कहानी सा लगता है। आज 20 साल बाद भी उस समुद्र के किनारे बसे गांव की यादें एक जादू सी लगती हैं। अब आगे। पापा और मम्मी घर में अक्सर उस बूढ़े से आदमी के बारे में बातें करते थे। उनकी बातों से लगता था कि वो उस आदमी को हमारे घर लाना चाहते थे। उन दिनों हमारा घर बहुत छोटा था। ये बात और है कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा, पापा का बिजनेस फलता फूलता रहा और हम और अमीर होते रहे। लेकिन बचपन भर मुझको हमेशा डर लगता रहा कि वो आदमी चाहे जो भी हो, अगर हमारे घर में आ गया तो वो सोएगा कहां। हमारे घर में कुल 2 ही तो कमरे थे। उनमें से एक में कुछ कुर्सियां और एक मेज रखी हुई थी और दूसरे में एक बड़ा सा बिस्तर जिस पे हम तीनों लोग सोते थे।
मैं सोचता था कि अगर वो आदमी हमारे घर आ गया तो वो उस बिस्तर पे फिट कैसे हो पाएगा। पापा मम्मी जब उसको घर लाने की बात करते तो मुझे उन पे बड़ी हंसी आती। उस समुद्री यात्रा के दौरान मांडवा नाम के उस शांत द्वीप में पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे बस से जाकर हम एक दूसरे समुद्री तट पर पहुंचते, जहां से एक नाव दूसरे किनारे के लिए चलती। उस नाव को चलाने वाला वही बूढ़ा सा आदमी होता। जब भी हम उस किनारे पर पहुंचते तो वो आदमी हमें वहां पहले से खड़ा मिलता। मुझे लगता उस आदमी के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे हर बार उसको हमारे आने की खबर हो जाती। और फिर जब वो आदमी समुद्र के बीचों बीच चप्पुओं के सहारे लहरों को खदेड़ता अकेला नाव को दूसरे किनारे तक ले आता, तो मुझको यकीन हो जाता कि यह आदमी जरूर कोई जादूगर ही है। मैं उस आदमी को गौर से देखता। उसके बाल बहुत छोटे छोटे और रुई जैसे सफेद होते। उस आदमी की आंखें बहुत छोटी थीं और भवों का काला रंग उम्र के थपेड़े खाके जैसे कुछ हल्का सा हो गया था। उस बार जब यह आदमी हमको नाव से उस पार ले जा रहा था तो बहुत तेज हवा चली थी, इतनी तेज कि पापा मम्मी भी डर गए थे। नाव लहरों के साथ पहले बहुत ऊपर जाती और फिर बहुत नीचे आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। ऐसा होने पे हम सब पूरी तरह भीग जाते और सबसे ज्यादा वही बूढ़ा सा आदमी भीगता। और वो आदमी चप्पुओं के साथ लगातार न जाने कौन सा खेल खेलता रहा कि उस बार फिर हम बिल्कुल सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंच गए। किनारे पर पहुंचने के बाद मैंने उस बूढ़े आदमी की ओर उम्मीद भरी नजर से देखते हुए कहा, क्या मैं भी ये नाव चला सकता हूं? बूढ़ा आदमी बस इतना कह के चुप हो गया, तुम अभी बच्चे हो, बच्चे इतनी बड़ी नाव नहीं चलाते। ये बात सुन के मैंने ये सोच लिया था कि एक न दिन इस समुद्र में नाव जरूर चलाऊंगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपने बचपन की यादों के गांव जा रहा है। उस गांव जहां एक बूढ़ा सा आदमी हुआ करता था जो उसको किसी जादूगर सा लगता था। अब आगे। जब हम दूसरे किनारे पर पहुंचे तो सबसे पहले मछलियों की तेज गंध मेरी नाक तक आ पहुंची थी। इस किनारे इक्का दुक्का घर थे जो सीमेंट के बने हुए थे। बाकी सारे घर घास और खपरेलों के थे जो नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजरते एक मिट्टी के रास्ते के इधर उधर बिखरे हुए थे। उन घरों में से एक घर उस आदमी का भी था, वही बूढ़ी आंखों वाला जादूगर जो हमको इस ओर लाया था। हर बार की तरह इस बार भी हम यहां कुछ घंटों के लिए आए थे। इस आदमी का घर हमारे घर से भी छोटा और अस्त व्यस्त था और इस घर के सामने मुझे अपना मुंबई का छोटा घर भी बड़ा दिखता था। पर इस छोटे से घर से थोड़ी ही दूर पे फैला समुद्र का वो सुंदर किनारा वहां मुंबई में मेरे घर के पास नहीं था। उस किनारे के इर्द गिर्द हवा की तरह फैला हुआ खुलापन मुझको बहुत पसंद था। यहां जोर से चिल्लाने पर मम्मी पापा मुझको कुछ कहते भी नहीं थे। अपनी आवाज को समुद्र के दूसरे किनारे पर बने उस पहाड़ी टीले से टकराकर वापस सुनना मुझको बहुत अच्छा लगता था। तब यही लगता था कि उस टीले पे कोई है जो ठीक मेरी ही तरह चीख सकता है। मैं उस टीले पे जाके पता करना चाहता था कि क्या वो ठीक मेरी तरह दिखता भी होगा। जब भी हम उस जादुई जगह पर जाते वो बूढ़ा आदमी अक्सर हमें देखते ही बेहद खुश हो जाता और खासकर जब वो मुझको देखता तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। वो चमक मुझको भी बहुत अच्छी लगती थी। वो आदमी अपने पुराने पड़ गए स्टील के बर्तनों में हमको खाने के लिए ढेर सारी चीजें देता। हर साल वो बर्तन उस बूढ़े आदमी की ही तरह और ज्यादा पुराने और फीके लगने लगते। उस दिन उस बूढ़े से आदमी के बूढ़े से लगने वाले घर के बाहर मैं और वो रेतीली जमीन पर बैठे गुनगुनी सी धूप सेंक रहे थे। पेड़ों से छन के आती वो धूप हवा के साथ बह के चेहरे पे पड़ती तो ऐसा लगता जैसे कोई अपने गर्माहट भरे कोमल हाथों से हल्की हल्की थपकियां दे रहा हो। उस दिन वो आदमी पहली बार मुझसे खुल के बात कर रहा था। अपनी अतरंगी समुद्री यात्राओं के किस्से सुनाते हुए वो जैसे अपनी जवानी के दिनों में पहुंच गया हो। अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर की अकेली यात्राओं के किस्से,
अंतहीन समंदर से गुजरते हुए किनारों की तलाश के किस्से, समुद्री डाकुओं से बच के निकल आने के किस्से, समुद्री लहरों के बेकाबू हो जाने के किस्से। उन किस्सों को सुनते हुए ऐसा लगता मानो उस आदमी के लिए समुद्र ही सब कुछ हो। ये बताते हुए उसके चेहरे पे अथाह समुद्र जैसी शांति थी और उसकी आंखों में उफनती लहरों जैसी बेचैनी। उन किस्सों को सुनकर उस दिन मुझे भी समुद्र से और प्यार हो गया था। मैंने नारियल पानी से भरे उस नारियल से एक घूंट पी के कहा, क्या छोटे बच्चों के लिए नाव नहीं होती छोटी छोटी? ये सुन के उस आदमी ने पहले मुझको गौर से देखा, फिर जैसे उसके दिमाग में कोई आइडिया आया हो, वो मुस्कुरा दिया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझको समुद्र के किनारे ले आया। कुछ देर बाद समुद्र के किनारे खिली धूप कुछ मध्यम पड़ रही थी। मौसम तेजी से बदल रहा था और वो आदमी उस विशाल समुद्री किनारे पर बैठा लकड़ियों के साथ ठोका पीटी का खेल कर रहा था। वो आरी की मदद से इतनी तेजी से लकड़ियां काटता और उनको समतल करता कि लगता कि जैसे ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। काफी देर तक लकड़ियों के तराशे जाने के बाद वो लकड़ियां अब एक नाव का आकार लेने लगी थीं, पर नाव बनाने के लिए कुछ लकड़ियां शायद कम पड़ गई थीं। कुछ सोचने के बाद उस आदमी ने मुझको घर वापस जाने का इशारा किया और खुद किनारे पे एक पेड़ से बंधी एक नाव की रस्सी खोल के वो उसे लहरों के बीच धकेलता समुद्र में फिर से वही चप्पू चलाने वाला जादुई खेल खेलने लगा। धीरे धीरे उस आदमी और उसकी नाव का आकार छोटा होता चला गया और आखिर में उन दोनों की जगह एक काला सा धब्बा बचा रह गया। उस धब्बे को लहरों के बीच छोड़ के मैं वापस उस खपरेलों के बने छोटे से घर में लौट आया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक दिव्यागार नाम के एक गांव में जा रहा है और याद कर रहा है कि कैसे वो अपने मम्मी पापा के साथ एक बूढ़े आदमी के घर जाया करता था। एक दिन जब उसने उस बूढ़े आदमी से नाव बनाने की फरमाइश की तो नाव के लिए जरूरी लकड़ियां लेने वो समुद्र के किसी दूसरे किनारे की ओर चल दिया था। अब आगे 1 घंटा हो गया था पर वो आदमी नहीं लौटा था। मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा था। आकाश पर तैरते उन खरगोश जैसे सफेद बादलों ने अब काली बिल्ली की शक्ल अख्तियार कर ली थी। बीच बीच में बिजली चमकती तो लगता आकाश पर बैठी कई सारी बिल्लियों की आंखें अंधेरे में चमक रही हों। सामने बिखरे हुए समंदर में एक काली सी धुंध जमा होने लगती थी। समंदर की लहरें जैसे अपनी डरावनी आवाज में कोई भूतिया कहानी सी सुनाने लगी हों। पापा, वो अंकल कहाँ गए? आप उन्हें बुला के लाइए ना, मैंने डरते हुए पापा से कहा। बेटा, आ जाएंगे अभी, पापा ने कहा तो मुझको ढाढ़स बनाने के लिए था, लेकिन उनकी आवाज भी कुछ घबराई हुई लग रही थी। मां बगल में रखी उस छोटी सी चारपाई पे बैठी बड़बड़ा रही थी, जिसके एक पैर के नीचे ईंटें रख के उसको समतल करने की कोशिश की गई थी। अरे, इतना मौसम खराब है, अभी उनको समंदर में जाने की क्या पड़ी थी? अपनी उम्र का तो ख्याल रखना चाहिए था ना, अभी कुछ हो गया तो। मैंने मां की आंखों में देखा, उनमें उस आदमी के लिए सहानुभूति नजर आ रही थी। आप जरा देख के आइए ना, आसपास दिखे तो बुला लीजिएगा, मां ने पापा को देख के बड़ी व्यग्रता से कहा। मैं भी चलूंगा पापा के साथ, मैंने मां की ओर देखते हुए जिद की, पर मां शायद डरी हुई थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुझे इतने खराब मौसम में जाने की, कह के मां दरवाजे की ओर बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में पापा ने कमरे की दीवार पे एक कील से लटकी पॉलिथीन की बरसाती निकाली और वो उसको लेके बाहर निकल गए। पापा को गए हुए भी कुछ देर हो गई थी, पर अब तक उस बूढ़े आदमी और पापा में से कोई भी नहीं लौटा था। थोड़ी ही देर में इस तरह दिन के वक्त भी बाहर फैले अंधेरे में चमकती रेत के ऊपर बूंदों के पड़ने की आवाजें आने लगीं। इस आवाज के साथ ही एक सौंधी सी खुशबू भी उन खपरेलों के घर में चली आई। कुछ ही देर में बूंदों के गिरने की आवाज और तेज हो गई। बाहर हो रही बारिश हवा में बहके एकदम तिरछी सी हो गई थी। हवा की गीली फुहारें अब दरवाजे के रास्ते कमरे के अंदर तक आने लगी थीं। खपरेल वाली छत भी 3-4 जगहों से टपकने लगी थी।
इस आदमी को ऐसे जीने में भला क्या मजा आता है? कितनी बार कहा है चलो हमारे साथ मुंबई, सब कुछ होते हुए भी पता नहीं कौन सा सुख मिलता है ऐसे अकेले रहने में। मां खुद को भीगने से बचाती हुई बड़बड़ाए जा रही थी। पापा और वो बूढ़े आदमी दोनों में से कोई भी अब तक नहीं लौटा था और तरह तरह की आवाजों में लिपटा वो गीला सा मौसम मेरे डर को और बढ़ा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नायक अपने बचपन के दिनों की याद कर रहा है। वो अपने मम्मी पापा के साथ एक बूढ़े आदमी के घर जाया करता था। वो बूढ़ा आदमी उसके लिए नाव बनाने के लिए जरूरी लकड़ियों की खोज में निकल पड़ता है और मौसम खराब हो जाता है। उसको ढूंढने नायक के पापा भी निकल पड़ते हैं। अब आगे करीब 1 घंटे बाद जब पापा लौटे तो उनके कपड़े पानी से तर थे। पैरों की खाल के ऊपर गीली रेत जम गई थी। वो एकदम रुआंसे से लग रहे थे। चेहरे पे थकान तैर रही थी और आंखें जैसे अब भी किसी को खोज रही थीं। उनके आते ही मां उतावली सी होकर उस टूटी सी चारपाई से उठी। मां के उठते ही चारपाई हिचकोले खाने लगी। उस एक पाए के नीचे रखी ईंट अपनी जगह से खिसक गई थी। क्या हुआ, कुछ पता लगा उसका? मां ने उतावला सा होकर कहा। पापा उस हिचकोले खाती चारपाई पे धम से बैठ गए। लोग कह रहे थे कि उन्होंने उन्हें नाव ले जाते हुए देखा था। कुछ लोगों ने कहा भी था कि मौसम खराब है, मत जाओ, पर वो नहीं माने। उस बूढ़े से आदमी के बारे में पापा ने मुझको कई बार बताया था कि वो जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। मुझे उनके जादू पे पूरा भरोसा था। अरे अतरंगी आदमी है ये भी तो, मां बड़बड़ाई। फिर कुछ सोच के वो आगे बोली, तूने उनसे कोई जिद तो नहीं की थी? फिर जैसे उनको खुद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। जरूर तूने जिद की होगी, तेरी बात वो कभी नहीं टालते। कुछ बता के गए थे कहां जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोला, बस ना में सर हिला दिया और सोचता रहा कि ये माएं हर बात कैसे समझ जाती हैं। दिन में फैला ये अंधेरा अब शाम के अंधेरे में डूबने लगा था, पर वो बूढ़ा आदमी अब भी नहीं लौटा। बाहर बारिश अब थम गई थी। पापा एक बार फिर उस आदमी की खोज में निकल गए। इस बार मां और मैं भी उनके साथ ही हो लिए थे। बाहर समुद्र की लहरों से कुछ दूर रेत गीली होके लोगों के कदमों के आकार की हो गई थी। पानी की पहुंच जहां खत्म होती थी वहां कई लोग खड़े थे। पापा ने बताया था कि इस गांव में ज्यादातर मछुआरे ही रहते हैं जो रोज मछली पकड़ने जाया करते हैं। दूर एक जहाज और कुछ नावें पानी में कुछ खोज के लौटी थीं। वो जहाज और नावें जब इस किनारे पहुंची तो लोगों में कुछ हलचल सी मच गई थी। कुछ ही देर में कुछ औरतों और बच्चों की रोने की आवाजें लहरों की आवाजों में घुल के एक अजीब सा शोर मचाने लगी। ऐसा शोर मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि समुद्री तूफान में उस गांव के 4 लोग गायब हैं। 2 लाशें मिल गई हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी दूसरी दुनिया का आदमी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कहानी का नायक अपने बचपन को याद कर रहा है। वो जिस बूढ़े आदमी के घर गए हैं वो अभी तक नहीं लौटा। उसकी खोज में गए पापा थक हार के लौट आते हैं। कुछ देर में मौसम ठीक होने के बाद एक बार फिर नायक अपने पापा मम्मी के साथ समुद्र के किनारे पहुंचता है और उन्हें पता चलता है कि समुद्री तूफान में 4 लोग लापता हैं। 2 लाशें मिल चुकी हैं और 2 लोग अभी भी गायब हैं। अब आगे शाम अब रात को छूने जा रही थी। 2 लोग अब भी लापता थे जिनकी खबर लगाने गए कोस्ट गार्ड निराश वापस लौट आए थे। उनकी निराशा जैसे उस उदास सी शाम के रंग की हो गई थी और यही रंग मम्मी और पापा के चेहरे पर भी दिखने लगा था।
सभी लोग, जिनमें ज्यादातर मछुआरे थे, किनारे को छोड़कर नारियल के पेड़ों के बीच गुजरती पगडंडी के दोनों ओर बिखरे अपने अपने खपरेलों वाले घरों में लौट आए थे। मम्मी, पापा और मैं लौट ही रहे थे कि समुद्र के बीचों बीच कहीं दूर से रोशनी का एक कमजोर सा धागा लहरों में तैर के करीब आता दिखा। कुछ ही देर बाद एक नाव की परछाई सी आंखों के सामने दिखाई देने लगी थी। नजरें गड़ा के देखने पे पता लग रहा था कि कोई अपनी नाव पे एक लालटेन टांगे किनारे की तरफ आ रहा था। वो परछाई और पास आई तो 2 चप्पुओं का आकार भी नजर आने लगा। ये चप्पू पानी के साथ वैसा ही खेल खेल रहे थे जैसा खेल वो बूढ़ा सा आदमी खेला करता था, वो जो शायद अब इस दुनिया में नहीं था। कम से कम मम्मी और पापा तो यही मान चुके थे। पर तभी एक चमत्कार सा हुआ। उस नाव में, जो अंधेरे में एक लालटेन को और पास लाती लगातार किनारे की ओर चली आ रही थी, उस बूढ़े से आदमी का आकार कुछ साफ होने लगा। कुछ ही देर में नाव हमारे बिल्कुल पास खड़ी थी। नाव किनारे लगा के वो बूढ़ा आदमी हमारे बिल्कुल करीब आके खड़ा हो गया। मेरी नजर उस आदमी की नाव में रखी उन बांस की लकड़ियों पे थी। मेरी आंखों के सामने वो छोटी सी नाव, जो अभी तक पूरी बनी भी नहीं थी, जैसे अभी से समुद्र में गोते लगाने लगी थी। उस आदमी को देखते ही पापा बहुत खुश हो गए और मम्मी उसको झड़कने लगी थी। ऐसे मौसम में क्या जरूरत थी जाने की, कहीं आपको हो जाता कुछ तो। मम्मी उस आदमी पे नाराजगी जाहिर तो कर रही थी, पर उस नाराजगी में फिक्र ज्यादा नजर आ रही थी। मुझे यकीन था कि उस जादूगर के लिए इस समुद्र को पार करना किसी खेल की तरह ही रहा होगा। रात को हम उस छोटे से घर में ही रुके। उस रात सपने में मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी की जगह मैं एक नाव चला रहा हूं और बूढ़ा आदमी मेरे पीछे बैठा कोई गीत गा रहा है। सुबह जब मैं उठा तो वो बूढ़ा आदमी घर में नहीं था। बाहर कहीं दूर से लकड़ी में कीलें ठोकने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। उन आवाजों का पीछा करते हुए मैं जहां पहुंचा, वहां पहुंचना जैसे ख्वाबों की दुनिया में पहुंचने की तरह था। एक छोटी सी रंगीन नाव मेरे बिल्कुल सामने थी। उस आदमी ने अब अपने हाथों में एक ब्रश उठा लिया था। उसकी उंगलियों और कपड़ों पर भी थोड़ा थोड़ा रंग बिखर गया था। वो दूसरी दुनिया का आदमी उस ब्रश से उस नाव पर मेरे सपनों के रंग भर रहा था। उस दिन मुंबई लौटने से पहले मेरे सामने अथाह समंदर था और मैं उस नाव में बैठा था जो उस आदमी ने खास मेरे लिए बनाई थी। लहरों के ऊपर तैरती नाव में बैठे, हाथ में चप्पुओं को लेकर पानी धकेलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने अपने जादू का एक छोटा सा हिस्सा मुझे सौंप दिया हो। मेरे हाथों के ऊपर उस आदमी की गर्म हथेलियों की गर्माहट आज भी उस दूसरी दुनिया के आदमी की यादें ताजा कर जाती हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।